हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। तो मेरे सीएमए इंटर वाले दोस्तों, ऑडिट की अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो 10 मार्क्स का अभी मैं 1 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। 10 मार्क्स शॉर्ट शॉर्ट इसके अंदर आने वाला है। 1 घंटे के अंदर अंदर 10 मार्क्स तुम्हारे श्योरिटी से आ जाएंगे, है ना। सीएमए इंटर ऑडिट के अंदर चलो मैं तुमको पढ़ाने वाला हूँ मॉड्यूल नंबर 8, जो कि बहुत 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 ईजी है। कॉमन सेंस की बातें हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं कीवर्ड कीवर्ड तुमको बता दूंगा। वो भी अगर तुम पढ़ लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। और तुम्हें कुछ नहीं करना, खाली ये 1 घंटे की वीडियो देखना है, तुम्हारा काम हो जाएगा। दैट्स इट। 10 मार्क्स से सारी चीज़ें तुम्हारी कवर यहाँ पे हो जाएंगी। एक मॉड्यूल नंबर 8 जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें से 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा डिस्क्रिप्टिव, ठीक है भाई, जो हमेशा आता है। और 2 से 3 एमसीक्यूज आएंगे, तो वो भी इसी के अंदर से आएंगे। और मॉड्यूल नंबर 8 में आपके 6 चैप्टर्स हैं, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6। तो ये अपनी बुक का जो अपनी बुक है, तो इस बुक में चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20 के नाम से है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, या फिर टेलीग्राम पे डाल दूंगा ये बुक, है ना। ये पूरा का पूरा पोर्शन नहीं दूंगा, जिसने क्लासेस ली हुई है उसके पास ये मेरी बुक है, ठीक है। और अभी के लिए जो 1 घंटे का जो लेक्चर है, या फिर मैं बोल दूं मॉड्यूल नंबर 8, ये मॉड्यूल नंबर 8 का पूरा ये जो पीडीएफ है पूरी मैं आपको दे रहा हूँ। टेलीग्राम से उठा लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप उठा लेना। अब इसमें जो चैप्टर नंबर 8.1 है अपनी बुक के अंदर, चैप्टर 15 के नाम से, 8.2 चैप्टर नंबर 16 के नाम से, 8.3 चैप्टर नंबर 17 के नाम से, 8.4 18 के नाम से, 8.5 19 के नाम से, 8.6 20 के नाम से। तो इस सीक्वेंस में है अपनी बुक के अंदर, है ना। और श्योरिटी है, 100% गारंटी है कि भाई 7 मार्क का एक क्वेश्चन आना है इसके अंदर से, और 2 से 3 एमसीक्यूज इसके अंदर से आएंगे, ठीक है जी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ चैप्टर नंबर 15, जो कि 8.1 है आपके मॉड्यूल का। वहां से मिला ना, तो वहां से भी आप देख सकते हो। ऑडिट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और अपना ये क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अपने को डायरेक्टली वो पूछेंगे आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का ऑडिट करने जा रहे हैं तो कैसे क्या कंडक्ट करोगे। सिंपल, वो क्या पूछेंगे, ऑडिट करने जा रहे हो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बोले तो स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ठीक है। जब आप ऑडिट करने जा रहे हो तो किस तरीके से आप ऑडिट करोगे, क्या प्रोसीजर आप उसमें लगाओगे, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। या ये इन्होंने पूछा हुआ है, जून 18 में पूछा हुआ था 4 मार्क्स में, कि राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑडिट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, या इस नाम से भी पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली पूछेंगे राइट ये लिखा हुआ है, व्हाट आर द ऑडिट प्रोसीजर टू बी कंसीडर्ड फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इस नाम से तुमसे पूछ लेंगे। हिंदी में बोलूँ, सिंपल, ऑडिट करना अपने को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, तो आप कैसे करोगे उसकी प्रोसीजर बताओ। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये याद रखो, जो जो येलो कलर से पढ़ा रहा हूँ वो सब याद रखना है। अंडरस्टैंडिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले तुमको कॉन्स्टिट्यूशन का पता होना चाहिए भाई, किस एक्ट के अंदर बना है हमारा इंस्टीट्यूशन। फॉर एग्जांपल भाई, ट्रस्ट, अगर ट्रस्ट ने स्कूल बनाया हुआ है, ट्रस्ट अगर चला रहा है इंस्टीट्यूशन या फिर स्कूल या फिर कोई भी कॉलेज, तो ट्रस्ट डीड अपने को चेक करना पड़ेगा, है ना। अगर कोई भी जैसे सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, स्कूल सोसाइटीज भी चलाती है, तो सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन अपने को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा अंडरस्टैंडिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन, कि किस में बना हुआ है वो, कि भाई ट्रस्ट ने बनाया हुआ है या फिर एनजी सोसाइटी एक्ट में बना हुआ, किसके अंदर वो बना हुआ है वो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज याद रखो, अंडरस्टैंडिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन, अपने को सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन समझना पड़ेगा कि किसने बनाया, किस एक्ट में बनाया, किस ट्रस्ट में बनाया वो, ठीक है। ये चीज याद रखो। दूसरी चीज अपने को रखना है याद, सेकंड पॉइंट है एक्सेस दी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। पहली चीज है भाई, कहाँ बना है, कॉन्स्टिट्यूशन समझेंगे, किस लॉ ने बनाया। दूसरा समझना है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अपने को समझना है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है वो समझना है। तीसरा अपने को पढ़ना है भाई, कंसल्ट दी मिनट बुक। मैं पहले हेडिंग हेडिंग पढ़ा रहा हूँ, फिर अंदर घुसूंगा। तीसरा याद रखना है, कंसल्ट दी मिनट बुक, अपने को मिनट बुक देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज के अंदर तुमने पढ़ा होगा कि भाई मीटिंग्स होती है, मीटिंग्स में मिनट बुक्स, मिनट्स लिखे जाते हैं, मिनट्स के अंदर सारी मीटिंग में क्या क्या हुआ वो सारी चीज़ें लिखी जाती है। तो सेम एज इट इज, अगर तुम्हारा सोसाइटी है, ट्रस्ट है, तो इसकी मीटिंग्स होंगी, मीटिंग्स में मिनट्स लेके जाएंगे, तो तुमको देखना है कि इन्होंने क्या क्या डिसीजन लिए और डिसीजन को पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट है कंसल्ट दी मिनट बुक, जो मिनट बुक में लिखा है उसको डिस्कस करो कि ये पॉइंट लिखे थे वो हुए, तुम काम कर रहे हो उस पर कि नहीं कर रहे हो, है ना। फिर फिफ्थ वाला पॉइंट पढ़ना, फोर्थ वाला छोड़ देना। अपने को 7 पॉइंट्स याद रखना है, सिर्फ 7 पॉइंट याद रखना है, वो ही मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ। फिर फोर्थ वाला पॉइंट जाएगा वेरीफाई दी रिसिप्ट रिलेटेड ट्रांजैक्शन, जो अपने पास रिसिप्ट आई है उसको अपने को वेरीफाई करना होगा, ठीक है। और लास्ट वन है वेरीफाई दी पेमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन, पेमेंट जो हुआ है उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन अपने को चेक करना पड़ेगा। तो 7 पॉइंट्स तुमको याद करा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है भाई, अपने को कॉन्स्टिट्यूशन देखना पड़ेगा,
अंडरस्टैंडिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन पहली चीज। दूसरा भाई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी देखना पड़ेगा, ठीक है भाई। हाथों हाथ याद भी करते चलना है ना, वेट मत करना चीज़ों का, फटाफट याद भी करते चलो। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखना पड़ेगा। फिर मिनट बुक देखो, मिनट बुक चेक करो। फिर चौथा क्या लिखा हुआ है, रिसिप्ट रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स देखो, रिसिप्ट रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स देखना होगा अपने को, ठीक है। फिर पेमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स देखना होगा अपने को, ठीक है ना, ये दिख रहा है ना अपने को, पेमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स देखना होगा अपने को। इसके बाद क्या भाई, एसेट्स और लायबिलिटी देखना होगा अपने को, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना होगा, एसेट और लायबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये चीज़। और सिक्स्थ अपना एसेट और लायबिलिटी, और सेवेंथ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 7 पॉइंट तुमको याद रखना है, 7 पॉइंट तुमको याद रखना है इस क्वेश्चन के अंदर। पहली चीज है कॉन्स्टिट्यूशन, अंडरस्टैंडिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके अंदर तुम अपने मन से लिख सकते हो स्टडी दी ट्रस्ट डीड, या फिर रेगुलेशन और एक्ट अंडर विच द इंस्टीट्यूशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, अपने मन से लिख सकते हो। ये मेरे को की पॉइंट या फिर बड़े बड़े जो हेड पॉइंट है वो मेरे को चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन, अंडरस्टैंडिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर आप लिखोगे स्टडी दी ट्रस्ट डीड इफ इट इज अ if our institution is registered under the trust act, ठीक है। और स्टडी दी रूल्स और रेगुलेशंस इफ इट इज अ सोसाइटी एंड रजिस्टर्ड अंडर दी सोसाइटी एक्ट, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। पहला लाइन क्लियर हो गया। दूसरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, एसेस दी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इवैल्यूएट करना है, या फिर आप लिख सकते हो कुछ भी, क्या लिख सकते हैं अपन, इवैल्यूट ही लिखो इसको, इवैल्यूएट करना है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को एसोसिएटेड विद एक्विजिशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स, ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एक्सेट्रा, यहाँ तक लेको चलेगा। क्या करना है, एसेस दी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, अपने को इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखना है, किस चीज़ के लिए देखना है, एसेट्स को बरोबर मेंटेन करते हो कि नहीं, जो ट्रांजेक्शन्स वगैरह होते हैं, ट्रांजेक्शन्स वगैरह का ऑथराइजेशन हुआ है प्रॉपर कि नहीं। भाई कोई भी चीज़ खरीद रहे हो, कोई भी चीज़ बेच रहे हो, तो प्रॉपर जो अथॉरिटी है वो तुमको अलाउ कर रही है कि नहीं कर रही, या फिर कैशियर खुद ही लगा हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट, 2 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एवेल्यूट करना है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एसोसिएटेड विद, किससे रिलेटेड है, एक्विजिशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स और ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक है। तीसरा है कंसल्ट दी मिनट बुक, एग्जामिन करना है सारे के सारे नोटिस और मिनट्स ऑफ दी मीटिंग ऑफ गवर्निंग बॉडी विच अफेक्ट दी अकाउंट्स एंड, चलो इतना ही लिखो, इतना लिखो, इतना लिखो। क्या लिखना है, एग्जामिन करना ऑल दी नोटिस एंड मिनट्स ऑफ दी मीटिंग, बस इतना ही लिखो, बहुत है। क्या करना है, एग्जामिन करेंगे नोटिस एंड मीटिंग, एग्जामिन करना नोटिस एंड मिनट्स ऑफ द मीटिंग, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए। चौथा क्या है भाई, वेरीफाई करना, ये अभी हटाओ, इस चीज को अभी साइड रखो, अभी मैं बाद में पढ़ाऊंगा। वेरीफाई करना है रिसिप्ट रिलेटेड ट्रांजेक्शन, जो अपने पास रिसिप्ट आएगी कॉलेज की, स्कूल की, जो भी रिसिप्ट आएगी उसको क्या करना, वेरीफाई करना। तो वेरीफाई क्या करेंगे अपन, ट्यूशन की फीस वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। जो कॉलेज है, स्कूल है, ट्यूशन उसका फीस आएगा, ट्यूशन फीस बोलेंगे उसको, ठीक है। तो उसको क्या करना है अपने को, चेक करना है, ट्यूशन फीस को क्या करना है, चेक करना है। चेक द रजिस्टर टू आइडेंटिफाई वेदर ऑल द स्टूडेंट हैव पेड देयर फीस इन ड्यू टाइम, अपने को क्या करना है, ट्यूशन फीस को चेक करना है, वेरीफाई करना है, वाउच करना है, कुछ भी लिख सकते हो, वेरीफाई, वाउच, एग्जामिन, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मेन चीज चाहिए अपने को, मेन वर्ड्स अपने को चाहिए होता है यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखेंगे अपन, ये डायरेक्टली लिखेंगे, चेक करना रजिस्टर टू आइडेंटिफाई वेदर ऑल द स्टूडेंट हैव पेड देयर फीस इन टाइम और नॉट, बस इतना लिखना है। बाकी जो चीजें हैं इसको काट देना, कुछ भी नहीं लिखना है यहाँ पे ना, सिर्फ जो बता रहा हूँ वो चीज अपने को लिख के चलना है, ठीक है। अपने को रिसिप्ट रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो गया है अभी, है ना। और थोड़ा आगे आओ फिर बताता हूँ। फिर है पेमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन, वेरीफाई करना होगा पेमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन, वेरीफाई द सैलरी एंड वेजेस पेड टू द एम्प्लॉय, वेरीफाई करना होगा सैलरी और वेजेस पेड टू द एम्प्लॉय, हमारा ये पेमेंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। फिर अपना एसेट एंड लायबिलिटी, एसेट और लायबिलिटी को क्या करना पड़ेगा अपने को, कंडक्ट करना होगा फिजिकल वेरिफिकेशन, अपने को फिजिकली वेरीफाई करना पड़ेगा हमारे फिक्स एसेट्स को, जो कि अपने को दिख रहा है कि इसमें फिक्स एसेट रजिस्टर में कंडक्ट करना है, फिजिकल वेरिफिकेशन करना होगा अपने को फिक्स एसेट का, जो कि अपने को दिख रहा है फिक्स एसेट रजिस्टर। फिक्स एसेट जो अपनी बैलेंस शीट है उसमें दिख रहा है 10 करोड़ की बिल्डिंग, तो तुम जाके चेक करके आओ है कि नहीं है, ठीक है भाई, बस। और वेरीफाई करना होगा इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट रजिस्टर, ये दूसरा पॉइंट है कि अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो अपन एक बार चेक कर लो इन्वेस्टमेंट कहाँ किया हुआ है, अपने इन्वेस्टमेंट रजिस्टर में लिखा होगा कि यहाँ अपन ने इतना इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया, एक बार वेरीफाई कर लो। तो ये अपना एसेट एंड लायबिलिटी से रिलेटेड हो गया। लास्ट पॉइंट है वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपने को वेरीफाई करना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेरीफाई दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट
विच हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर द लीगल रिक्वायरमेंट, ये लिखना है। क्या लिखना है? वेरीफाई करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी काट दो, दैट इज वेरीफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर लीगल रिक्वायरमेंट। ठीक है, इतना लिखो, आपका काम हो गया, दैट्स इट। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। पहला क्वेश्चन में हमारे 7 पॉइंट्स थे, मेन 7 पॉइंट थे, और उनके अंदर एक एक लाइन लिखना था। एक एक लाइन जो अपन अंदर की लिखेंगे आप अपने मन से लिख सकते हो, लेकिन कंटेंट अपना इनसे रिलेटेड होना चाहिए। अपन वाउचिंग कर रहे हैं, अपन वेरिफिकेशन कर रहे हैं, है ना जी। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं एक और क्वेश्चन तुमको दे रहा हूँ। ये है एक क्वेश्चन, ये डायरेक्टली पूछा गया था। क्या है दूसरा क्वेश्चन? उन्होंने डायरेक्टली क्या पूछा? वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हाउ विल यू वेरीफाई द रिसिप्ट रिलेटेड ट्रांजेक्शन। रिसिप्ट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को कैसे तुम वेरीफाई करोगे कि जो तुम्हारी रिसिप्ट आ रही है, जो तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, स्कूल का जो पैसा आ रहा है या फिर कॉलेज का जो पैसा आ रहा है, उसको तुम कैसे वेरीफाई करोगे? तो उससे रिलेटेड तुम्हें 7 पॉइंट्स पढ़ना पड़ेगा। कितने? 6 या 7 पॉइंट तुमको पढ़ना पड़ेगा। तो रिसिप्ट में क्या आएगा? पहली चीज है भाई रेवेन्यू आएगा। रेवेन्यू मतलब तुम्हारा पैसा आएगा। तो ट्यूशन फीस, तो ट्यूशन फीस का मैंने तुमको बता दिया। चेक करो वेदर दी, चेक द रजिस्टर, रजिस्टर चेक करना पड़ेगा अपने को। ट्यूशन फीस जितनी आई वो लिखा होगा, इतना पैसा इससे आया, इतना पैसा इससे आया, इतना ऐसा है। तो उसको अपने को चेक करना है कि भाई सारा पैसा टाइम पे दिया है कि नहीं दिया, बस एक लाइन इसके अंदर लिखना है। फिर दूसरा है भाई एडमिशन की फीस, वेदर दी, ये अपने को लिखना पड़ेगा एडमिशन फीस। उसके आगे लिखना पड़ेगा चेक एडमिशन फीस विथ एडमिशन स्लिप साइंड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। इतना सा लिखो भाई, जो एडमिशन अपन लेते हैं तो भाई एडमिशन की स्लिप अपन देंगे तो जो प्रिंसिपल वगैरह साइन करके देता है, हाँ भाई इस बंदे का एडमिशन हो चुका है। तो ठीक है भाई, तो तुम तो जो एडमिशन स्लिप दोगे वो हेड ने साइन किया है कि नहीं किया, क्या ये तुम एक बार चेक कर लो। ठीक है, और अदर कुछ फीस मिलती है अपने को। ये 3 पॉइंट अपने फीस से रिलेटेड चले, फीस या फिर बोल सकता हूँ रेवेन्यू, रेवेन्यू से रिलेटेड चले। बहुत इजी पॉइंट्स हैं, बहुत इजी पॉइंट्स हैं, सिर्फ सुनते रहो। आगे जितने भी पॉइंट्स आएंगे ना वो सब इन्हीं से रिलेटेड है। एक दो क्वेश्चन में तुमको लगेगा कि ये टफ है, ये जो मोटे मोटे पॉइंट बता रहा हूँ, रेवेन्यू, पेमेंट, फिक्स एसेट, लाइबिलिटी, यही तुमको आगे पढ़ना पड़ेगा। आने वाले क्वेश्चन इजी हो जाएंगे तुम्हारे लिए। एक या दो क्वेश्चन में तुमको थोड़ा सा दिखेगा कि भाई है ना। उसके बाद सेम पॉइंट सिमिलर चीजें तुमको देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, अब अदर फीस है, कुछ अदर फीस अगर अपने पास आती है, वेरीफाई करो द कलेक्शंस ऑफ अदर फीस सच एस लाइब्रेरी फीस, सेशन की फीस, बस इतना ही बहुत है। ठीक है, अपने को क्या करना पड़ेगा? वेरीफाई कर लो कि अपने को जितना कलेक्शन हुआ है लाइब्रेरी की फीस से, सेशन की फीस से, किससे करेंगे? काउंटर फॉइल से और फीस रजिस्टर से। काउंटर फॉइल मतलब लाइब्रेरी का सामने वाले ने अपने को 1 लाख रुपए, एक छोड़ो 100 रुपए दिया, अपन उसको रिसिप्ट बना के दे देंगे काउंटर फॉइल की, ले भाई 100 रुपए तूने दिया तो ये रिसिप्ट पकड़, तो अपन काउंटर फॉइल से कर लेंगे। और दूसरा अपने पास फीस का रजिस्टर भी होगा, अपन एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे। लाइब्रेरी से 100 रुपए इसने दिया, रामू कक्का ने दिया, 150 रुपए आकाश ने दिया, तो पूरा रजिस्टर, तो इससे आप वेरीफाई कर लो, है ना। तो अपन क्या करेंगे? लाइब्रेरी फीस, सेशन फीस, अदर फीस जो भी है उसको अपन क्या करेंगे? वेरीफाई कर लेंगे। या फिर तुमको वाउच करना भी, OUCH वाउच भी लिख सकते हो, वेरीफाई भी लिख सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चेक भी लिख सकते हो, चेक, चेक द कलेक्शन ऑफ अदर फीस, कोई दिक्कत नहीं, इन वर्ड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन जो वर्ड्स है मैंने तुमको बता दिए। ठीक है, काउंटर फॉइल से करेंगे और फीस रजिस्टर्ड, फीस रजिस्टर से करेंगे। रजिस्टर्ड लिखा, रजिस्टर कर दो। ठीक है, ठीक है भाई, बस इतना ही लिखो, बहुत है। ठीक है, और ये वाली भी नेक्स्ट पॉइंट अपन ये पढ़ सकते सीधा, फ्री स्टूडेंटशिप या फिर फ्री स्टूडेंटशिप हटाओ। कंसेशन अगर आपको मिला है, कंसेशन मिला है भाई, तुम कोई स्टूडेंट है भाई इतना नहीं फाइनेंशियली स्ट्रांग है, उसको कंसेशन दिया गया 10,000 रुपीज़ का, तो वो ऑथराइज हुआ है कि नहीं हुआ ऊपर वाली अथॉरिटी से, जो अलाउडेड है ये सब कंसेशन वगैरह देने के लिए। क्या लिखेंगे? कंसेशन हैव बीन ग्रांटेड बाय द पर्सन ऑथराइज्ड टू डू सो। ठीक है, हैविंग रिगार्ड टू द प्रिस्क्राइब्ड रूल। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं? सी वेदर the concession has been granted by the person authorized to do so, बस इतना लिख दो, चलेगा। ठीक है, ये हो गया अपना 5th पॉइंट। अब 2 पॉइंट और है भाई। अगर तुम हॉस्टल चलाते हो, कंफर्म दैट द हॉस्टल की ड्यूज आर रिकवर्ड बिफोर द स्टूडेंट्स अकाउंट वेर क्लोज। अगर कोई स्टूडेंट हॉस्टल छोड़ के जा रहा है तो भाई उससे जो रिकवरी वगैरह लेनी थी, कुछ ड्यू थी फीस 1 महीने 2 महीने की, वो पैसा अपने पास आया या फिर नहीं आया? स्टूडेंट का अकाउंट क्लोज करने से पहले उसका पैसा आया कि नहीं आया, और उसकी कॉशन मनी हमने रिफंड की कि नहीं की, बस इतना सा लिखना है अपने को। ये आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो बस, और नहीं आ रहा समझ तो ये रट लेना लाइन कि भाई कंफर्म दैट वेदर दी हॉस्टल की ड्यूज वेयर रिकवर्ड बिफोर द स्टूडेंट अकाउंट वेयर क्लोज्ड एंड वेदर कॉशन मनी हैज बीन रिफंडेड और नॉट, इतना लिख देना। ठीक है, लास्ट वन, वेरीफाई करो ग्रांट जो अपने को रिसीव्ड हुई है फ्रॉम द गवर्नमेंट, और ये काट देना, ये काट दो। ठीक है, ये वाला काट दो। वेरीफाई करना है ग्रांट अगर रिसीव्ड होती है अपने को
गवर्नमेंट से या फिर अदर ऑर्गेनाइजेशन कहीं से भी आती है, वेदर ग्रांट जब रिसीव्ड होती है बेस्ड ऑन दी सैंक्शन लेटर एंड बैंक स्टेटमेंट। सैंक्शन लेटर होता है भाई, बैंक ने सॉरी गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपए की ग्रांट दी तो सैंक्शन लेटर आएगा अपने पास कि हाँ गवर्नमेंट लिख के देगी 1 लाख रुपए की हम इनको ग्रांट देने वाले, तो वो सैंक्शन लेटर से एक बार चेक करो वो पैसा आया कि नहीं, बैंक स्टेटमेंट में चेक करना होगा। तो लिख सकते हो आप अपने हिसाब से ग्रांट से रिलेटेड एक पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे करके 7 पॉइंट ये होते हैं। एक अलग से क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं छोटू वाला, ये भाई जो रिसिप्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें आ रही हैं उसको कैसे आप वेरीफाई करोगे। तो अपने पास 3 पॉइंट तो फीस से रिलेटेड हो गए, भाई ट्यूशन फीस है, ठीक है, दूसरी एडमिशन फीस है, तीसरी अदर फीस है। तो इनको अपन क्या करेंगे, वाउच करेंगे किससे, काउंटर फॉइल से, ठीक है। फिर चौथा और रिसिप्ट क्या आ सकता है अपने पास, ग्रांट आ सकती है, कहाँ है ग्रांट आएगी। पांचवी चीज क्या, हॉस्टल का कुछ पैसा है वो आएगा, ठीक है। और सिक्स वाला पॉइंट और कुछ कंसेशन है तो वो चीज़ आ सकती है। ऐसे करके दूसरा क्वेश्चन भी अपना ईजी था, सिंपल था। मोटे मोटे पॉइंट बताऊं, ट्यूशन की फीस, एडमिशन की फीस और अदर फीस, लाइब्रेरी की फीस हो गया, गेम्स की फीस हो गया, कुछ पेनल्टी वगैरह ले रहे हैं। फिर अपन हॉस्टल पे चलते हैं, नहीं अभी हॉस्टल पे नहीं जाते, ग्रांट पे जाते, गवर्नमेंट ने ग्रांट दी तो ग्रांट वाला पॉइंट हो गया। फिर अपन कंसेशन वगैरह दी अपन ने किसी स्टूडेंट को तो वो वाली चीज़ हो गई। सिक्स्थ वाला होता है भाई, सॉरी लास्ट पॉइंट होता है अपना हॉस्टल से रिलेटेड, भाई हॉस्टल का कोई स्टूडेंट है जब छोड़ के जा रहा है तो उसका पूरा अकाउंट क्लोज किया कि नहीं किया गया, उसकी कॉशन मनी वापस की गई कि नहीं की गई, ये सब चीज़ें अपन देखेंगे। तो ये 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं, मोटे मोटे पॉइंट बता दिए और अंदर का तुमको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके लिखना है तो भी चलेगा। ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया है ना, ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो चुका है। एसेट्स और लाइबिलिटी से रिलेटेड बता दिया, कोई एसेट है फिक्स एसेट है तो फिजिकली आप जाके चेक करो, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो सिंपल बोला कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर रूल्स रेगुलेशन लॉ के हिसाब से बने कि नहीं बने, ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया। अब आता हूँ मैं हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे होता है अपना एक ही क्वेश्चन है ना, इसमें अपने पास एक ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, अपने को ये वाला काटो, अपने को लिखना ऑडिट प्रोसीजर ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन सिंपल से बोलूंगा हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का ऑडिट करने जाओगे कैसे करोगे, ये 7 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। अपन ने 2 क्वेश्चन ऊपर पढ़े, एक क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ रहे हैं अपन। तो ऑडिट प्रोसीजर बता दो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो भाई इसके अंदर भी अपने को 7 पॉइंट है। तो सबसे पहले क्या है, अंडरस्टैंडिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन, ऊपर पढ़ा है मैंने, सेम लाइन लिखना है। क्या पढ़ा है भाई, अंडरस्टैंडिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैंने ऊपर जो पढ़ा है सेम लाइन लिख दो। क्या लिखना है भाई, ये पूरी लाइन काट दो। स्टडी दी ट्रस्ट डीड और रेगुलेशन और एक्ट अंडर विच हॉस्पिटल इज एस्टैब्लिश, ये सेम लाइन ऊपर की उठा के लिखना है, ठीक है सेम। दूसरी चीज है एसेस दी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, यहाँ की कुछ भी लाइन नहीं लिखना। कंसल्ट दी मिनट बुक, यहाँ की कुछ भी लाइन नहीं लिखना, ये पूरा सेम ऊपर की उठा के लिख दो, ये वाली लाइन उठा के लिख दो। ये सेकंड वाली और थर्ड वाली, ये जो मैंने तुमको याद कराया वही चीज अपने को लिखना है, ठीक है भाई, ठीक है जी। 3 पॉइंट अपने ऐसे हो गए, 1 2 3 सिंपल है। चौथा पॉइंट जाएगा वेरीफाई द रिसिप्ट रिलेटेड ट्रांजेक्शन, वेरीफाई करना रिसिप्ट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। अब हॉस्पिटल्स में अपने पास क्या क्या आएगा, हॉस्पिटल्स में अपने पास क्या क्या आएगा, सबसे पहले हॉस्पिटल की इनकम आएगी, भाई पेशेंट आता है तो उससे इनकम आएगी, ठीक है। तो इनकम रिलेटेड 2 पॉइंट हो गए, ठीक है। डोनेशन दे सकता है कोई भी व्यक्ति, ग्रांट अपन ने ऊपर पढ़ा था, ग्रांट से भी रिलेटेड चीज़ आ सकती है। इन्वेस्टमेंट, भाई अपन ने इन्वेस्टमेंट किया है तो इन्वेस्टमेंट का पॉइंट आ सकता है। और पेमेंट रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है भाई, पेमेंट कर सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, लाइक फिक्स एसेट वगैरह खरीद लिया, ठीक है। और पेमेंट से रिलेटेड अपना सैलरी से रिलेटेड जाएगा, सैलरी अब जो अपन स्टाफ को पे करेंगे, ठीक है भाई। और डॉक्टर को पेमेंट देंगे अपन, डॉक्टर को रिम्यूनरेशन देना होगा, ये पॉइंट देखना होगा, ठीक है। फिर अपना वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी जो अपन ने ऊपर पढ़ा था सेम डालेंगे उसी टाइप का, और वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऐसे ही पॉइंट अपने को मिलेंगे, जो ऊपर पढ़े सेम एज इट इज नीचे पॉइंट अपने को डालने होंगे। तो आ जाओ, अंडरस्टैंडिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर से कवर करा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऊपर वाले पॉइंट से कवर किया, कंसल्ट दी मिनट बुक ऊपर वाले चैप्टर से कवर किया, ठीक है। अब रिसिप्ट रिलेटेड ट्रांजेक्शन अगर आते हैं, तो रिसिप्ट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन अगर आते हैं तो 2 या 3 पॉइंट तुमको लिखना है, ज्यादा पॉइंट नहीं लिखना है ना। और हो सकता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं 7 मार्क्स में, तो अपने को 7 पॉइंट्स लिखना पड़ेगा कि अगर वो पूछ सकते डायरेक्टली कि रिसिप्ट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो तुम उसको कैसे वेरीफाई करोगे, क्या क्या वाउचिंग करोगे, तुम उस चीज़ का रिसिप्ट से रिलेटेड तुम कैसे ऑडिट करोगे। तो तुमको ये 7 के 7 पॉइंट याद करना पड़ेगा, इसलिए मैंने तुमको ये पूरे के पूरे याद कराए हुए हैं। तुम 5 कर लो तो भी चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्या भाई, रिसिप्ट में क्या था, इनकम आती है। तो इनकम कैसे आएगी अपने को, इनकम हॉस्पिटल से पेशेंट जब आएगा उससे
इनकम होगी तो क्या करेंगे, वाउच करना है, या फिर तुम वेरीफाई लिख सकते हो, या फिर सी लिख सकते हो, SEE सी द कलेक्शन फ्रॉम द पेशेंट एडमिटेड टू द पेइंग बेड्स बेस्ड ऑन द पेशेंट एडमिशन रजिस्टर। पेशेंट का एक एडमिशन रजिस्टर होगा, उससे तुम वेरीफाई करोगे कि भाई 10 पेशेंट का नाम लिखा हुआ है तो 10 से रिलेटेड पैसा आया कि नहीं हुआ। वाउच करेंगे, शी करेंगे, देखेंगे, एग्जामिन करेंगे, वेरीफाई करेंगे वेदर द कलेक्शन फ्रॉम द पेशेंट एडमिटेड टू द पेइंग बेड। एडमिटेड टू द पेइंग बेड मतलब कि जो भाई एडमिट हुए हैं उन पे एडमिट हुए पेशेंट 1 दिन 2 दिन के लिए बेस्ड ऑन दी पेशेंट एडमिशन रजिस्टर। सिंपल एक पॉइंट हो गया। दूसरा इनकम से रिलेटेड क्या है, वाउच करेंगे कलेक्शन फ्रॉम दी वेरियस पैथोलॉजिकल टेस्ट, इतना ही लिखो चलेगा। बहुत सारे जो पैथोलॉजिकल टेस्ट अपन लिखते हैं हॉस्पिटल में, तो उससे जो कितना कलेक्शन आया कि नहीं आया वो सब चीज़ अपन चेक करेंगे, ठीक है। बेस्ड ऑन दी काउंटर फॉल ऑफ रिसिप्ट, काउंटर फॉल ऑफ रिसिप्ट देंगे, उससे तुम वाउचिंग कर सकते हो, ठीक है, या फिर वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है भाई। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा ग्रांट से रिलेटेड पॉइंट है भाई। ग्रांट ऊपर 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 जो लिखा था अपन देख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, वाउच सेंशन लेटर इफ ग्रांट रिसीव फ्रॉम द, हाँ ये लिख सकते हो, वाउच करना है सेंशन लेटर। अपन एक बार सेंशन लेटर देख लो, इफ द ग्रांट इज रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट, अपन वाउच करेंगे सेंशन लेटर। सेंशन लेटर अपन देखेंगे जिसमें लिखा रहता है गवर्नमेंट ने इतना पैसा दिया, तो वो अपन चेक करेंगे, किससे करेंगे, विथ बैंक स्टेटमेंट, और यहाँ पे लिखो विथ बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। बस इतना लिख के छोड़ देना, ये पॉइंट तुम्हारा कवर हो गया, ठीक है भाई। ग्रांट से रिलेटेड एक पॉइंट कवर हो गया। या फिर तुमको लिखना है तो ये वाली लाइन भी लिख सकते हो, वाउच द गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव फ्रॉम दी गवर्नमेंट सेंशन लेटर। नहीं नहीं नहीं, इसको छोड़ो, वही वाली लाइन लिखना जो बोला हुआ है, वही वाली लाइन अपने को लिखना होगा, ये वाली लाइन, ठीक है। और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये डोनेशन, वाउच करो डोनेशन बेस्ड ऑन दी काउंटर फॉइल ऑफ रिसिप्ट। भाई कुछ किसी व्यक्ति ने अपने को डोनेशन दे गया, हॉस्पिटल को कुछ डोनेशन दे के गए हो, तो डोनेशन जो रिसीव्ड हुई है कैश में हुई है, बैंक में हुई, तो बैंक स्टेटमेंट या फिर कैश, उसको क्या करो, वाउच करो बेस्ड ऑन दी काउंटर फॉइल ऑफ रिसिप्ट। काउंटर फॉइल चेक करके, काउंटर फॉइल अपन रिसिप्ट देंगे, काउंटर फॉइल, ठीक है, उससे आप चेक कर सकते हो। फिर है इन्वेस्टमेंट। अब अपने हॉस्पिटल ने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ, तो इन्वेस्टमेंट से क्या आएगा भाई, इंटरेस्ट आएगा। अगर कहीं पे भी 1 लाख रुपए कहीं भी बैंक में डिपॉजिट किया गया, FD बनाई गई, या फिर कहीं भी इन्वेस्ट किया गया, तो उससे इंटरेस्ट आएगा, या फिर डिविडेंड की इनकम आएगी। अगर शेयर्स खरीदे हो तो डिविडेंड की इनकम आएगी, है ना जी, डिविडेंड की इनकम आएगी। शुड बी वाउज्ड विथ रेफरेंस टू द इन्वेस्टमेंट रजिस्टर। और इंटरेस्ट और डिविडेंड, नहीं नहीं, ये इसको काटो, इतना लिखना है अपने को, इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड इनकम, ठीक है, इतना सा लिखो चलेगा। इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड जो इनकम तुम्हारी आ रही, शुड बी वाउच करो या फिर वेरीफाई करो विथ इन्वेस्टमेंट रजिस्टर, ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट रजिस्टर से उसको वेरीफाई कर सकते हो। तो तुमको 1 2 3 4 5 पॉइंट भी याद रखोगे तो भी चलेगा इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन में। ये इंडिविजुअल क्वेश्चन डायरेक्टली वो तुमसे पूछ सकते हैं, इसलिए अपन ने 5 क्वेश्चन पढ़े, है ना। अब पेमेंट रिलेटेड है, तो पेमेंट रिलेटेड अपन पेमेंट रिलेटेड 2 कर लो, 2 पढ़ लो बहुत है। जब अपन पेमेंट करेंगे तो वाउच द सैलरी पेड टू स्टाफ बेस्ड ऑन अटेंडेंस रजिस्टर और पेरोल एक्सेट्रा, इतना ही लिखो। अपने को वाउच करना होगा, चेक करना होगा सैलरी जितनी अपन स्टाफ को पे की गई ऑन द बेसिस ऑफ अटेंडेंस रजिस्टर, उनकी अटेंडेंस चेक करेंगे, स्टाफ कितने दिन आया, और पेरोल बेसिस पर, ठीक है, हम क्या करेंगे, वाउचिंग करेंगे, ठीक है। और एक और ये वाला देख सकते हैं, वेरीफाई करो डॉक्टर की रिम्यूनरेशन शुड बी वेरीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लिस्ट ऑफ विजिट्स। कितना विजिट्स मारा डॉक्टर, मान के चलो 20 दिन हॉस्पिटल आया, तो 20 दिन के हिसाब से तुम पेमेंट दो। तो अपने रजिस्टर में लिखा रहेगा कि डॉक्टर ने 20 विजिट की, तो वेरीफाई कर लो एक बार कि उनको जितना पेमेंट दिया, जितना रेम्यूनरेशन दी उसको प्लस रजिस्टर को, ठीक है। बस ये बहुत है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स एंड लायबिलिटी में तुमको सिर्फ एक ही पॉइंट लिखना, ये वाला पॉइंट, कंडक्ट करना है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन द फिक्स्ड एसेट रजिस्टर एंड इन्वेस्टमेंट रजिस्टर रिस्पेक्टिवली। ये ऊपर भी पढ़ाया है, ऊपर वाला देखो लास्ट चैप्टर में, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, सॉरी एसेट्स एंड लायबिलिटी, हाँ ये है, ये पूरी की पूरी लाइन नीचे भी है, ठीक है। और ऐसे ही वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम एज इट इज नीचे छापनी है अपने को, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये नहीं लिखना है, ऊपर जो मैंने लिखाया वो चीज अपने को लिखना है कि चेक या फिर एंश्योर वेदर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज पर दी रूल्स रेगुलेशंस और एज पर लीगल रिक्वायरमेंट। ये लिख के खत्म कर देना। ये चैप्टर भी मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ भाई,
हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड करना होगा कॉन्स्टिट्यूशन को, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करो, मिनट बुक चेक करो, रिसिप्ट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन देखना होगा। तो ये इंडिविजुअल क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने तुमको इसमें 4-5 पॉइंट और याद करा दिए। भाई इनकम से रिलेटेड 2 पॉइंट थे, डोनेशन हो गया, ग्रांट हो गया और इन्वेस्टमेंट हो गया, इससे रिलेटेड हो गया। फिर पेमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन, पेमेंट करेंगे, सैलरी देंगे स्टाफ को, वो चेक कर लो, उनकी अटेंडेंस रजिस्टर से, पेरोल से चेक कर सकते हो, ठीक है। और डॉक्टर की रिम्यूनरेशन जो अपन पे करेंगे उसको लिस्ट ऑफ विजिट्स या फिर उसका जो रजिस्टर बनाया होगा उससे आप वेरीफाई कर सकते हो। एसेट्स एंड लायबिलिटी का सेम पॉइंट लिखना है भाई, कंडक्ट करो, फिजिकल वेरिफिकेशन करके आओ, चेक करके आओ लैंड बिल्डिंग वगैरह है कि नहीं है, फिजिकली अपने को देखना पड़ेगा। फिर लास्ट बने वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लॉ रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से बने कि नहीं बने, वो चीज़ अपने को देखना होगा, ठीक है। 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, हमने अभी तक 3 क्वेश्चन पढ़े, 3 बोल सकता हूँ या फिर 4 बोल सकता हूँ, छोटू वाले को मिला के 4 हो जाएंगे, ये छोटू वाले को मिला के 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब अगला चैप्टर है हॉस्पिटलिटी सेक्टर में अपन आ चुके, हॉस्पिटलिटी सेक्टर का ऑडिट करने वाले। हॉस्पिटलिटी का मतलब भाई फूड बेवरेजेस वगैरह हो गया, टूर्स इंजॉयमेंट से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड मैं बोल सकता हूँ। फूड हो गया, बेवरेज हो गया, ठीक है, मतलब रेस्टोरेंट का अगर तुम ऑडिट करने जाओगे तो तुम कैसे ऑडिट करोगे, टूर्स एंड ट्रेवल से तो उसका तुम कैसे ऑडिट करोगे, ठीक है, होटल्स का तुम कैसे ऑडिट करोगे, और कोई सिनेमा हॉल है या फिर थीम पार्क, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड, ठीक है, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड अगर चीज़ें हैं तो वो अपनी हॉस्पिटलिटी सेक्टर के अंदर आएंगी, ठीक है भाई। चलो आ जाओ, तो पहला क्वेश्चन, रेस्टोरेंट का ऑडिट करने जा रहे हो तो तुम कैसे क्या करोगे, रेस्टोरेंट का ऑडिट करने जा रहे हो तो तुम कैसे क्या करोगे, रेस्टोरेंट का ऑडिट करने जा रहे हो तो तुम कैसे क्या करोगे। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट खींच लो, बहुत ईजी वे में लिख के लेके आया हूं मैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट खींचो, लिखने की जरूरत नहीं, फटाफट जूम करो, पॉज करो, जो करना है वो करो, इसका स्क्रीनशॉट खींचो फटाफट, ठीक है। चलो आई होप खींच लिया तुमने। चलो ये पॉइंट तुमको पढ़ना है, जब तुम रेस्टोरेंट का ऑडिट करने जाओगे, रेस्टोरेंट का ऑडिट करने जाओगे तो वही सेम पॉइंट ऊपर जो अपन ने पढ़े, सबसे पहले रेवेन्यू चेक करोगे, क्या करोगे दोस्त, रेवेन्यू चेक करोगे, दूसरा पेमेंट से रिलेटेड पॉइंट चेक करोगे, फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट चेक करोगे, फिर कुछ अगर डेप्रीशिएशन है वो चेक करोगे, लायबिलिटी अगर है वो चेक करोगे, स्टॉक है उसको चेक करोगे और एक्सपेंसेस है उसको चेक करोगे। ये 7 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को मतलब ये मेजर पॉइंट्स हैं, इसको तुम हेडिंग बना के भी लिख सकते हो कि क्या क्या चेक करोगे। सबसे पहले रेवेन्यू, तो रेवेन्यू के आगे सेम एज इट इज डाल दिया, पेमेंट है तो पेमेंट से आगे सेम एज इट इज डाल दिया, तो ये चीज़ तुमको लिखना है। क्या रेवेन्यू है तो वेरीफाई करो रेवेन्यू फ्रॉम डेली और मंथली सेल्स रिपोर्ट, ठीक है, वेरीफाई करना होगा अपने को रेवेन्यू फ्रॉम दिस डेली और मंथली सेल्स रिपोर्ट, मतलब जो रेवेन्यू अपने को आएगा अपन उसको सेल्स रिपोर्ट जो अपनी बन रही है उससे अपन वेरीफाई करेंगे। फिर पेमेंट वेरीफाई करो सारे के सारे पेमेंट विद इनवॉइस जनरेटेड बाय दी सप्लायर, जितने भी मैंने पेमेंट किए सप्लायर को वो सबको तुमको वेरीफाई करना पड़ेगा जो भी इनवॉइस उसने जनरेट किए हुए। तीसरा फिक्स एसेट तो इन्वेस्टमेंट सेम ऊपर जो मैंने पढ़ा है सेम लिखना है, फिजिकली वेरिफिकेशन फिजिकली आपको वेरीफाई करना है फिक्स एसेट्स को और इन्वेस्टमेंट को विद फिक्स एसेट रजिस्टर एंड इन्वेस्टमेंट रजिस्टर सेम, ठीक है। अब डेप्रीशिएशन की बारी आ गई, तो डेप्रीशिएशन है तो वेरीफाई कर लो एडिक्वेट डेप्रीशिएशन इज चार्ज और नॉट, वेरीफाई करेंगे एडिशनल डेप्रीशिएशन चार्ज किया गया है या फिर नहीं किया गया, एडिशनल एडिक्वेट एडिक्वेट, ठीक है। फिर लाइबिलिटीज है, चेक करो द लिस्ट ऑफ लाइबिलिटीज विथ कॉन्ट्रैक्ट्स और एरियर बिल्स, ठीक है। क्या बोला गया, अपने अपनी जितनी भी लाइबिलिटीज हैं भाई, करंट लाइबिलिटी है अपने पास, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है जो भी है, करंट है या फिर नॉन करंट, ठीक है, तो अपनी जो भी लाइबिलिटीज है उनकी अपनी पास पूरी लिस्ट होगी। तो जो भी अपने कॉन्ट्रैक्ट्स बने, लाइक भाई मैंने किसी से लोन लिया तो लोन का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट से चेक कर लो, लोन के एग्रीमेंट से चेक कर लो, या फिर एरियर बिल्स है कुछ पेमेंट बाकी अपना सप्लायर को पे करना है तो वो बिल वगैरह चेक कर लो, अपने को लाइबिलिटी समझ आ जाएगा। फिर स्टॉक, वेरीफाई करो स्टॉक विद द स्टॉक रजिस्टर, जो भी अपना स्टॉक है उसको अपने को वेरीफाई करना है स्टॉक रजिस्टर से, स्टॉक जो भी है स्टॉक रजिस्टर से वेरीफाई करो। फिर एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस है तो वाउच करना है या फिर अपन वेरीफाई लिख सकते हो, ठीक है, वेरीफाई करो वेरीफाई करना है एक्सपेंसेस बुक्ड विद द एक्सपेंसेस, एक मिनट इसकी जगह अपन ये लिख सकते हैं, कहाँ गया वेरिफिकेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस से रिलेटेड, ये लिख सकते हो आप, ये वाला लिखो, वाउच करो पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रेंट इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस विथ रिस्पेक्टिव बिल्स, ठीक है। मतलब क्या बोला गया भाई, रेंट का पेमेंट दिया, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट दिया गया या फिर तुमने वाईफाई का पेमेंट दिया गया तो उसके जो बिल्स आए होंगे तुम्हारे पास
जो बिल आया वो उससे तुम एक बार वाउच कर लो या फिर वेरीफाई कर लो, ठीक है। तो वाउच करना है अपने को, यहाँ पे लिख सकते हो तुम, वाउच करना है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, या फिर मैं बोल सकता हूँ वाईफाई बिल बुक्ड किया विथ रिस्पेक्टिव बिल्स, ठीक है, विथ देयर रिस्पेक्टिव बिल्स। ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ठीक है। क्या बोला भाई, अपने जो खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, तो उसको वाउचिंग करेंगे, वाउच करो या फिर वेरीफाई करो या फिर चेक करो, चेक 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 करेंगे हम, एक मिनट, हाँ, चेक करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाईफाई का बिल जो अपने बुक किया बुक्स ऑफ अकाउंट में विद द रिस्पेक्टिव बिल्स, ठीक है। इतना लिख के खत्म करो। ऐसे करके तुम्हारे 7 पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, तुमने रेस्टोरेंट का ऑडिट कर दिया, ठीक है भाई, हो गया तुम्हारा। ये लाइन नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, मैंने पूरा क्रक्स समरी वे में तुमको वहां दे दिया, वो लाइन लिखो, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद है टूर्स एंड ट्रेवल्स। टूर्स एंड ट्रेवल्स के लिए क्या भाई, सबसे पहली चीज़ है रेवेन्यू। टूर्स एंड ट्रेवल का तुम जब ऑडिट करने जा रहे हैं, टूर एंड ट्रेवल वाला जो बंदा है, जैसे जो चलाते हैं ना भाई, मैं तुमको दुबई घुमा के लेके आऊंगा, है ना, तो 20,000 में, 50,000 में, तो मैं टूर्स एंड ट्रेवल्स वाला हूँ, ठीक है, ट्रेवल एंड टूरिज्म वाला हूँ, ठीक है भाई। तो इसका अगर अपने को जब ऑडिट करना है तो सबसे पहले रेवेन्यू चेक करो, फिर पेमेंट वाला पॉइंट आएगा, फिर एक्सपेंडिचर से रिलेटेड पॉइंट आया, फिर पेमेंट से रिलेटेड पॉइंट आया, फिक्स एसेट से रिलेटेड आया, लाइबिलिटी से रिलेटेड आया, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड आया। सेम यही जो पॉइंट्स हैं सेम एज इट इज पॉइंट आएंगे। मैं तुमको बोला ना, सब कुछ रिपीटेटिव चीज़ें आएंगी, सारी चीज़ें रिपीटेटिव ही आएंगी, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज है बस, ठीक है। आ जाओ, तो रेवेन्यू से रिलेटेड जब पॉइंट आ रहा है अपना, तो टूर्स एंड ट्रेवल्स की बात करते हैं, रेवेन्यू। तो जब रेवेन्यू कैसे आएगा, कलेक्शंस जो भी आएगा, तो वाउच करना है कलेक्शंस फ्रॉम द कस्टमर बेस्ड ऑन देयर बुकिंग डिटेल्स। भाई तुमने बुकिंग की है तो तुम्हारा जो कलेक्शन है, तुमने बुकिंग डिटेल्स मेरे को दिख जाएंगी कि भाई 25 लोगों ने बुक किया, तो मेरे पास जितना कैश आया है, फिर बैंक में जितना पैसा पैसा है, उससे मैं वाउचिंग कर लूंगा, ठीक है भाई, बिल्कुल सही, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, वाउच करो रेवेन्यू आउट ऑफ कमीशन फ्रॉम वेरियस कंपनीज एंड टूर पार्टनर्स। जो टूर पार्टनर्स हैं, जैसे भाई मैं दुबई लेके जाता हूँ, तुम मेरे ब्रोकर हो, तो भाई या फिर तुम दुबई लेके जा रहा हो, मैं सिर्फ कस्टमर तुमको दे रहा हूँ, तो तुमसे मेरे को कमीशन मिलेगी, है ना जी। तो जो कमीशन मिलेगी तो उसको भी वेरीफाई करूंगा, वाउचिंग करूंगा, जो हमारे टूर पार्टनर्स हैं। तो ये 2 पॉइंट अपने हो गए अपने रेवेन्यू से रिलेटेड। तीसरा पॉइंट है भाई पेमेंट से रिलेटेड, वाउच करना पेमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ टूर बुकिंग्स। मैंने कितना खर्चा किया, पेमेंट वगैरह चेक करूंगा भाई, भाई सामने वाले की टिकट भी मैं करा रहा हूँ, होटल का पैसा भी दे रहा हूँ, खाने का पैसा भी दे रहा हूँ, तो सब चीज़ों को मैं क्या करूंगा, जितना भी पेमेंट किया गया टूर बुकिंग पर, वो एक बार मैं वेरीफाई करूंगा विद देयर रिस्पेक्टिव बिल्स, जो जो अपने पास बिल आएंगे उनसे। जहां पे मैंने अगर होटल बुक की तो होटल वालों का बिल ले लो, ठीक है। तो ये पेमेंट से रिलेटेड हो गया। फिर है वाउच करना ट्रांजेक्शन रिलेटेड विद कैंसिलेशन ऑफ बुकिंग। अगर कोई भी बुकिंग कैंसिल हुई है तो वो ट्रांजेक्शन अपन वाउच कर लो, ठीक है। तीन तीन पॉइंट अपने रेवेन्यू और पेमेंट से रिलेटेड हो गए। और चौथा है भाई, एक काम करो, रुको रुको रुको, ये वाला करो, ये वाला करो, ये वाला करो, बस, ठीक है। तीन ये कर लो, तीन ये कर लो, ये 4 5 6 7 और एक 8, इस टाइप से पॉइंट हो चुके अपने। फिर ये वाला आएगा अपना एक्सपेंसेस से रिलेटेड, ऑल ओवरहेड एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन, ब्रॉडबैंड, ये पूरा का पूरा ऊपर ऊपर जैसा लिखना है। ऊपर वाला लिखवा है ना मैंने, ऊपर वाला ये वाला सेम एज इट इज उठा के लिख देना, ठीक है। फिर पेमेंट से रिलेटेड है, तो वेरीफाई द सैलरी पेड टू द परमानेंट स्टाफ बेस्ड ऑन देयर पेरोल और अटेंडेंस रिकॉर्ड। सेम ऊपर वाला जो लिखा था सेम है, सैलरी से रिलेटेड है ना, पिछला जो लिखा था सेम लिख देना, पेमेंट रिलेटेड। क्या जो अपन सैलरी पे करेंगे तो किस बेसिस पे करेंगे, अटेंडेंस रजिस्टर वेरीफाई कर लो, पेरोल को चेक करो, ठीक है। फिर है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट, एसेट से रिलेटेड पॉइंट आएगा, ऊपर वाला ही दिखना है अपने को, ये भी सेम लिखा हुआ है। फिर लाइबिलिटी से रिलेटेड आया है, तो सेम कल अपने को चेक करना होगा लिस्ट ऑफ लाइबिलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एरियर्स बिल, ठीक है। और डेप्रिसिएशन से रिलेटेड आता है तो अपने मन से आप लिख सकते हो, चेक करो वेदर एडिक्वेट डेप्रिसिएशन हैव बीन चार्ज ऑन फिक्स और एसेट्स और नॉट, ठीक है। ये अपन लिख सकते हैं। 7 पॉइंट्स आपके आराम से हो जाएंगे, कॉमन कॉमन सी चीज़ें आप अपने मन से भी लिख सकते हो, बस ये मेन चीज़ें ध्यान रखना, ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। ये जो मेन हेडिंग है ये आनी चाहिए आपके आंसर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अपना, होटल से रिलेटेड जब आप ऑडिट करने जाते हो तो होटल में भी सेम रेवेन्यू का पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। अपना पेमेंट से रिलेटेड पॉइंट आएगा, एक्सपेंसेस, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट, लाइबिलिटी, ठीक है, इनसे रिलेटेड चीजें आनी चाहिए, ठीक है भाई। और यहाँ पे तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी लिख सकते हो।
अपने को क्या बोलना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रूल्स रेगुलेशन लॉ के हिसाब से बनाए कि नहीं वो चेक करना होगा, ठीक है। तो जब तुम जब तुम होटल का ऑडिट करने जाओगे तो रेवेन्यू से रिलेटेड पॉइंट क्या है भाई, होटल वाले से क्या आएगा भाई, पैसा आएगा, गेस्ट रुकेगा उससे पैसा आएगा, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, वाउचिंग करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कितने दिन गेस्ट रुके और कितना कलेक्शन हुआ। तो वाउच दी कलेक्शन फ्रॉम दी, ये बॉर्डर लिखा हो तो गेस्ट लिख देना, सिंपल चलेंगे, है ना। वाउच करना है कलेक्शन फ्रॉम दी गेस्ट बेस्ड ऑन देयर चेक इन और चेकआउट इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन अ रजिस्टर। भाई जब तुम होटल में रुकने जाते हो तो एक रजिस्टर रहता है, रजिस्टर में लिखते हैं इतने बजे आया बंदा, इतने दिन रुका, इतने दिन गया, तो तुम जो रजिस्टर है उससे तुम क्या करोगे, चेक करोगे कि क्या कलेक्शन कितना हुआ वो और कितने दिन गेस्ट रुका, ठीक है। दूसरा क्या लिखना है अपने को, वाउच द कलेक्शन ऑन अकाउंट ऑफ, नहीं काट दो, एक ही पॉइंट काफी है, रेवेन्यू से रिलेटेड एक ही पॉइंट काफी है। फिर दूसरा पेमेंट से रिलेटेड है, पेमेंट से रिलेटेड सेम जो ऊपर अपन ने लिखा हुआ है, वेरीफाई करो जो सैलरी अपन ने पे की गई है अपन ने स्टाफ को ऑन द बेसिस ऑफ पेरोल और अटेंडेंस बेसिस, बस इतना सा लिखो चलेगा। एक्सपेंसेस है, ऑल एक्सपेंसेस का भी ऊपर ऊपर लिख सकते हैं अपन पॉइंट कि जितना भी हमने एक्सपेंसेस दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल का दिया, टेलीफोन का दिया, इनको अपने को वाउच करना ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पेक्टिव बिल्स, ऊपर वाले पॉइंट से रिलेटेड चल जाएगा। फिर भाई स्टॉक से रिलेटेड पॉइंट है, क्या लिखा हुआ है, स्टॉक से रिलेटेड लिखना है लिख दो, छोड़ दो स्टॉक को छोड़ो। फिक्स एसेट पे आते हैं, कंडक्ट करो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स एसेट का रजिस्टर एंड इन्वेस्टमेंट रजिस्टर, सेम जो ऊपर लिखा था। लाइबिलिटी का भी सेम है, कलेक्ट चेक करो, चेक लिख देना, चेक द लिस्ट ऑफ ऑल दी लाइबिलिटीज एंड वेरीफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एरियर जितने भी बिल है वो, ठीक है। लास्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी सेम लिख देना कि एंश्योर करो वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर दी रूल्स और एज पर लीगल रिक्वायरमेंट, ऐसा लिख के छोड़ देना। सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं, रिपीटेटिव वाले पॉइंट्स हैं, इसलिए ये कॉमन सेंस वाला चैप्टर है, इजीली आपका 7 मार्क का एक ना एक क्वेश्चन इसमें से बचेगा, ठीक है। इसके बाद क्या भाई, दो और बचे हुए छोटे छोटे से, इसके बाद ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीजें आ रही हैं। क्या है भाई, सिनेमा हॉल का ऑडिट करने जा रहे हो तो तुम कैसे करोगे, तो वही है, रेवेन्यू से रिलेटेड पॉइंट है अपने, पेमेंट से रिलेटेड पॉइंट है, फिक्स एसेट से रिलेटेड पॉइंट दे दी इन्होंने, ठीक है। तो रेवेन्यू से रिलेटेड है, सिनेमा हॉल में क्या होगा भाई, टिकट्स बुक होंगी तो तुमको चेक करना है टिकट्स, क्या दिखना है, वाउच करना है अपने को, तो कलेक्शन कितना कलेक्शन आ रहा है वो चेक करो, 1 लाख रुपए आया ऑन दी डेली सेल्स रिपोर्ट्स ऑफ टिकट्स एंड एंट्रीज इन द कैश बुक। सिंपल है, तुम्हारे पास जितना पैसा आया वो उसको चेक करो जितनी तुमने टिकट्स बेची, ठीक है। वाउच करना था कलेक्शन बेस्ड ऑन दी डेली सेल्स रिपोर्ट ऑफ टिकट एंड एंट्रीज इन द कैश बुक, कैश बुक में कितनी एंट्री डाली उससे और जितनी तुमने सेल्स वो टिकट बेची उससे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं अपन, चेक करो वेदर दी कलेक्शन फ्रॉम एडवांस बुकिंग हैज बीन ड्यूली एडजस्टेड और नॉट। कुछ एडवांस बुकिंग आ गई भाई, परसों की बुकिंग है, परसों की 5 टिकट बुकिंग है तो एडवांस है तो उसको एडवांस के रूप में रखना है जब तक वो एक्चुअल में ना आए, है ना। जिस दिन की बुकिंग है तो उसको एडवांस बुकिंग अकाउंटिंग में अपन एडवांस के रूप में रखेंगे, ऐसा नहीं कि भाई आज की टिकट काट दी, एडवांस है तो एडवांस में ही रखेंगे उस अमाउंट को। तो एडवांस जो मिला है अच्छे से एडजस्ट किया कि नहीं किया गया, 2 पॉइंट ये रख लो, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट क्या रख सकते हैं अपन, कलेक्शन फ्रॉम द सेल ऑफ ड्रिंक रिफ्रेशमेंट, जो कोक वगैरह बिकती है, पॉपकॉर्न वगैरह बिकती है, उसका कलेक्शन चेक करो, किससे करेंगे, डेली सेल्स रिपोर्ट से करेंगे और एंट्रीज इन द कैश बुक, कैश बुक में जो एंट्री डाली उससे प्लस सेल्स रिपोर्ट है उससे चेक करेंगे ड्रिंक्स और रिफ्रेशमेंट, ठीक है। सिनेमा हॉल के अंदर यही चीज होती है, टिकट से पैसा आता है, एडवांस से पैसा आता है, परसों की टिकट बुक कर ली, कल की टिकट बुक कर ली, और तीसरा किससे आएगा भाई, चिप्स वगैरह पॉपकॉर्न वगैरह से पैसा आएगा, इन तीनों के कलेक्शन को चेक कर लो। अब चौथा पेमेंट, हम पेमेंट किसको देंगे, स्टाफ को देंगे, स्टाफ सैलरी वाला लिख देना, इसमें लिखा है, हाँ लिखा है देखो, सैलरी वाला पॉइंट सदा बाहर है पेमेंट से रिलेटेड। दूसरा भाई, अब जब चिप्स वगैरह खरीद के लेके आए थे, बनाया तो नहीं था, खरीदा था, तो अपन ने जो सप्लायर को पेमेंट दिया गया रिफ्रेशमेंट्स का, चिप्स पॉपकॉर्न वगैरह कोक वगैरह का, शुड वी वाउच करो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर कितने प्लेस किए गए या फिर इनवॉइस कितना किया गया और कैश बुक में एंट्रीज कितनी है उस बेसिस पर, मतलब जब अपन ने पेमेंट किया गया सप्लायर को तो किससे चेक करना है, वो जो बिल देगा वो, या फिर हमने जो ऑर्डर प्लेस किया था उससे, ऑर्डर क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर मेरे को याद नहीं आ रहा, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर कुछ ऐसे बोलते हैं, याद नहीं आ रहा मेरे को अभी, ठीक है। जो अपन ने ऑर्डर प्लेस किया उससे, ठीक है। चलो ये 2 पॉइंट अपने पेमेंट से हुआ। तीसरा वाला सैलरी से रिलेटेड, सॉरी ये रहा, हाँ अगर अपन ने कुछ एडवर्टाइजमेंट किया तो उसको अपन को किससे करना होगा भाई, उस सामने वाले से बिल ले लो, ठीक है। वाउच करना पेमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट विद द एडवर्टाइजिंग एजेंसी बेस्ड ऑन दी, लिखो यहाँ पे, बेस्ड ऑन एडवर्टाइजमेंट बिल,
एडवर्टाइजमेंट बिल, ठीक है, ये चीज़ आप लिख सकते हो, इतना लिखो चलेगा, पूरा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वाउच करना पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट विद द एडवर्टाइजिंग एजेंसीज बेस्ड ऑन द एडवर्टाइजमेंट का बिल, जो बिल देगा उसके बेसिस पे वाउच कर लो, ठीक है भाई। फिक्स एसेट वाला पॉइंट है, फिक्स एसेट का ऊपर जैसा सेम लिखना है। तो हमारा ये सिनेमा का ऑडिट भी हो गया, सिंपल सिंपल इजी इजी पॉइंट के साथ, ठीक है भाई। एक है अम्यूजमेंट पार्क, अम्यूजमेंट पार्क में जब तुम जाते हो तो सेम वही पॉइंट है, रेवेन्यू से रिलेटेड। भैया कलेक्शन चेक करो बेस्ड ऑन डेली सेल्स रिपोर्ट, कलेक्शन चेक करना है डेली सेल्स रिपोर्ट के बेसिस पर, और एंट्री से ना कैश बुक, पहला पॉइंट रिपीटेटिव है। दूसरा पॉइंट वेदर चेक करो, चेक करना है वेदर दी कलेक्शन फ्रॉम एडवांस बुकिंग हैज बीन ड्यूली एडजस्टेड, ऊपर वाले जैसा, ठीक है। तीसरा भी सेम है, वाउच करना है कलेक्शन फ्रॉम सेल ऑफ ड्रिंक रिफ्रेशमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डेली सेल्स रिपोर्ट एंड एंट्रीज है ना कैश बुक। ये तीनों पॉइंट हमारे रेवेन्यू से रिलेटेड सेम है ऊपर वाले जैसा, ठीक है। पेमेंट से रिलेटेड भी सेम जाएंगे, रिफ्रेशमेंट का पेमेंट दिया गया वो भी सेम लिख दो, सैलरी का पेमेंट दिया गया वो भी सेम लिख दो। ये नीचे एक पॉइंट और इन्होंने ऐड किया पेमेंट से रिलेटेड कि अपॉइंटमेंट ऑफ कैजुअल स्टाफ, अगर अपन ने कोई कैजुअल स्टाफ अपॉइंट किया गया उसको वेरीफाई होना चाहिए विद द अपॉइंटमेंट लेटर इशूड बाय द रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी या फिर अपर अथॉरिटी। क्या लिखा है भाई, अगर तुमने कुछ कैजुअल लेबर ली हुई है तो कैजुअल लेबर तो अपन ऊपर भी चिपका सकते हैं सिनेमा हॉल में, हाँ जी बिल्कुल चिपका सकते हैं। जनरल पॉइंट होते हैं, नॉर्मल पॉइंट होते हैं, चिपका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि अगर मैंने कोई भी कैजुअल स्टाफ को हायर किया हुआ है कुछ टेम्पररी बेसिस के लिए तो वो उसका अपॉइंटमेंट लेटर वेरीफाई होना चाहिए रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी के थ्रू, बस, ठीक है। फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट का सेम ऊपर वाले जैसे चिपकाना है भाई, फिजिकली आपको वेरीफाई करना होगा, ठीक है। चैप्टर 17 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है भाई, चैप्टर 17 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। ऑडिट ऑफ बैंक, बैंक का अपन ऑडिट कर रहे हैं तो ये क्या हुआ, एक्चुअली मेरी बुक है ना तो बुक में सारी चीज़ें डिस्क्राइब करके दी हुई है तो इसलिए अपने को ये काटना पड़ रहा है, ये अपने को नहीं पढ़ना है, इससे ओनली फॉर रीडिंग पर्पस अंडरस्टैंडिंग पर्पस ये पहले ही लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये सब अपन को साइड रखना, ये नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना अपने को, ये भी नहीं पढ़ना, ठीक है, ये भी नहीं पढ़ना, ठीक है। तो सर आपने डायरेक्टली इसको बुक को नया बना के क्यों नहीं दिया, बेटा मेरे भाई इतना टाइम नहीं था अभी के लिए कि मेरे को 1 घंटे के अंदर अंदर 10 मार्क का तुमको देना है और अभी टाइम नहीं, एग्जाम तुम्हारे बहुत ज़्यादा करीब है, दूसरी बुक बनाऊंगा मतलब छोटा सा कंटेंट करूंगा, इससे बेटर है अपनी बुक में दे दिया, तुमको पीडीएफ दे दी, तुम सामने बैठे हो 1 घंटे में यहीं की यहीं हाथों हाथ याद कर लो, खत्म करो चीज़ों को, है ना, इसीलिए। चलो अब ये पूछेंगे डायरेक्टली एक क्वेश्चन आएगा, भैया बैंक का ऑडिट करने जा रहे हो कैसे करोगे, बैंक का ऑडिट करने जा रहे हो कैसे करोगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ऑडिटिंग एस्पेक्ट ऑफ, ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो, ऑडिटर शुड कंसीडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट इन कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ बैंक, बैंक का ऑडिट करने जा रहे हो कैसे करोगे, क्या क्या चीज़ें तुमको दिमाग में रखनी होगी, ऐसा क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। तो इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जनरल इशू और एक स्पेसिफिक इशू। तो कभी भी पूछे क्वेश्चन तो मिक्सअप करके जरूर लिखना, जनरल इश्यूज के 2 पॉइंट 3 पॉइंट जरूर लिख के आना, बाकी स्पेसिफिक इश्यूज के तुमको लिखना होगा, ये बहुत ईजी है, स्पेसिफिक इश्यूज के तुमको पॉइंट लिखना होगा। या फिर तुम चाहो, तुम कंफ्यूज हो भाई जनरल इशू के बारे में पूछा स्पेसिफिक इशू के बारे में पूछा, तो तुम ना सारे के सारे पॉइंट लिख देना तुम्हारे मन में जितने भी पॉइंट आ रहे हो, हालांकि वो ऐसे जनरल इश्यूज बताओ या फिर स्पेसिफिक इश्यूज बताओ ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो डायरेक्टली पूछेगा जब तुम बैंक का ऑडिट करने जा रहे हो तो तुम कैसे करोगे उसकी प्रोसीजर बताओ, ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स तुम दिमाग में रखोगे। तो तुमको डायरेक्टली जनरल इशू स्पेसिफिक इशू काट के अपने मन से 7 8 9 पॉइंट लिख देना, कुछ पॉइंट इसके लिख देना, कुछ पॉइंट इसके लिख देना, हो जाएगा तुम्हारा काम, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है जनरल इश्यूज होते हैं, अंडरस्टैंडिंग द बैंक एंड इट्स इन्वायरमेंट, ये पहली चीज़ है, अपने को बैंक को समझना होगा और उसके इन्वायरमेंट को समझना होगा, मतलब आइडेंटिफाई करो और एसेस करो रिस्क एंड डेवलप एन ऑडिट प्लान टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल एंड एड्रेस द स्पेसिफिक रिस्क। इतना पूरा नहीं लिखना, सिंपल लिखना, अंडरस्टैंडिंग द बैंक एंड इट्स इन्वायरमेंट, इतना सा लिख के छोड़ देना। अंडरस्टैंड करेंगे बैंक को और उसके एनवायरनमेंट को कि कितनी रिस्क है, किस टाइप से हमें ऑडिट करना है, बस तुम्हें सिर्फ इतना ही लिखना है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, अंडरस्टैंडिंग दी अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस फिर वेदर इट इज कंप्यूटराइज्ड और मैनुअल, बहुत सारे बैंक्स होते हैं गांव वगैरह में, स्मॉल स्मॉल विलेजेस में जो कि मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं, हालांकि अभी बंद हो गए, कुछ साल पहले तक ही थे, 2015 16 17 तक ही थे मैनुअल अकाउंटिंग चलती थी, वो अब बंद हो चुकी है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस समझना होगा, ठीक है, पहला पॉइंट है बैंक समझो, उसका एनवायरनमेंट समझो, दूसरा पॉइंट है उसकी अकाउंटिंग प्रोसेस समझो वेदर इट इज कंप्यूटराइज्ड और मैनुअल है, ठीक है। फिर तीसरा भैया अंडरस्टैंड करना पड़ेगा रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, कि वो लोग कितनी रिस्क लेके चल रहे हैं, कितनी रिस्क को मैनेज कर रहे हैं। चौथा पॉइंट है डेवलप करेंगे अपन ऑडिट का प्लान। फिफ्थ वन है डिटरमाइन करेंगे ऑडिट मटेरियलिटी, कि भाई कितनी रिस्क है, कितनी क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ठीक है, मटेरियलिटी। सिक्स वाला पॉइंट है भाई ऑब्टेनिंग द डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसल फ्रेमवर्क, बेसल फ्रेमवर्क बोले तो भाई
बैंक के लिए बेसिल फ्रेमवर्क बनाया गया जिसमें अपने को मिनिमम कैपिटल कितनी रखनी है, लिक्विड एसिड्स कितने हैं, वो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, तो अपने को डेप्थ में नहीं जाना है, सिर्फ अपने को बेसिल फ्रेमवर्क याद रखना है, ठीक है। फिर लास्ट में है 7 पॉइंट, डिटरमाइन करना है एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन ऑडिट और प्रीवियस ऑडिटर और आरबीआई की रिपोर्ट और इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट, मतलब कि जो प्रीवियस ऑडिटर ने रिपोर्ट दी थी या फिर आरबीआई की रिपोर्ट दी थी उस पर अपने को कितना भरोसा करना है, ठीक है, इस सब चीज़ों को देखना है। तो ये हो गया अपना जर्नल इश्यूज, जिसमें 7 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स इसके याद करके रखो। क्या क्या रखना है याद? अंडरस्टैंडिंग द बैंक एंड इट्स एनवायरनमेंट, अंडरस्टैंडिंग द अकाउंटिंग प्रोसेस, अंडरस्टैंडिंग रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, डेवलप करेंगे ऑडिट प्लान, फिर डेवलप करेंगे ऑडिट की मटेरियलिटी कितनी है, डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑप्टेन करेंगे बेसिल फ्रेमवर्क की अंडरस्टैंडिंग की भाई किस तरीके से अपने को इनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी थी। फिर लास्ट में डिटरमाइन करना अपने को कि अपने को कितना भरोसा करना है प्रीवियस ऑडिटर की रिपोर्ट पर और आरबीआई की रिपोर्ट पर, ठीक है। ये 7 पॉइंट्स हैं, इसमें से 5 पॉइंट याद रखो, ठीक है। उसके बाद है स्पेसिफिक इश्यूज में से भी 5 पॉइंट तुमको याद रखना है जो कि ईजी है। भाई अगर बैंक ने एडवांसेस या फिर लोन दे रखे हुए हैं, बैंक ने एडवांसेस या फिर लोन दे रखे हुए हैं तो उसको कैसे चेक करेंगे? तो एडवांसेस है या फिर लोन्स है, एडवांसेस मेड बाय द बैंक एंड ऑडिटर नीड टू रिव्यू इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और लेजर, इतना रखो। एंड लास्ट में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अकाउंट इज मेंटेन या नहीं, इतना लिख दो, एक ही लाइन में लिख देना, एडवांसेस और लेन, एडवांसेस और लोन ऐसा लिखना, उसके आगे डैश लगाना, एडवांसेस मेड बाय द बैंक एंड ऑडिटर नीड टू रिव्यू द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड लेजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अकाउंट, इतना लिख देना, बहुत है। दूसरा पॉइंट में अपने को लिखना है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड है मतलब बैंक में जो कैश होता है तो उसको कैसे चेक करोगे? तो कैश इन हैंड है तो ऑडिटर शुड एंश्योर दैट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज प्लेस, या फिर इसको हटाओ, द ऑडिटर शुड विजिट द बैंक की ब्रांच एंड इंस्पेक्ट फिजिकल कैश एंड एंश्योर दैट इट टैलीज विद द बैंक के कैश बैलेंस बुक, ठीक है। बैंक अपना कैश बुक बनाएगा, उसमें 1 लाख रुपए लिखा हुआ है कैश हमारे पास है, तो बैंक में जाके तुम एक बार काउंट करके आओ कि 1 लाख रुपए फिजिकली है कि नहीं, बस ये लिख दो कैश के अंदर। फिर तीसरा पॉइंट है बैलेंस विद आरबीआई, आरबीआई के पास अगर अपना कुछ बैलेंस बचा हुआ है तो उसको वेरीफाई कर लो। ऑडिटर शुड इंस्पेक्ट बैंक कंफर्मेशन लेटर फ्रॉम दी आरबीआई, आरबीआई से रिक्वेस्ट कर सकते भाई आपका बैंक का कंफर्मेशन लेटर दे दो, कंफर्मेशन सर्टिफिकेट दे दो, वो बता देगा, वो दे देगा, तो उसको चेक कर लो। आरबीआई बोलता है 3 लाख रुपए हमारा डिपोजिटेड है पंजाब नेशनल बैंक का, तो पंजाब नेशनल बैंक का चेक अपन बुक्स ऑफ अकाउंट में चेक कर लो कि 3 लाख लिखा है कि कितना दिखा। फिर बैलेंस विद अदर बैंक, सेम चीज अदर बैंक के साथ भी करेंगे, टेक कंफर्मेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम अदर बैंक्स ऑल्सो, ये सिंपल लाइन लिख के आ जाना, ठीक है भाई। उसके बाद फिक्स एसेट्स एंड अदर एसेट्स है, इसमें चेक करना है अपने को कि एंश्योर दैट अकाउंटिंग मेथड्स ऑफ बैंक इज अप्रोप्रिएट एंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट इज सर्टिफिकेट, या फिर अपन ऊपर वाली लाइन लिख सकते हैं, कंडक्ट करना है अपने को फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट विद द फिक्स एसेट रजिस्टर, ठीक है। ये भी अपन ऊपर वाली लाइन चिपका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और ये वाले काट दो चलेगा। बोरोइंग से, बोरोइंग मतलब बैंक ने कुछ उधार लिया हुआ है, एंश्योर करना दैट द अमाउंट हैज बीन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड फॉर बोरोइंग इन इंडिया फ्रॉम आरबीआई एंड बोरोइंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, अगर इंडिया से बोरोइंग लिया हुआ है, बैंक ने उधार लिया हुआ है आरबीआई से या फिर किसी अदर बैंक से, तो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज होना चाहिए कि मैंने आरबीआई से लिया है या फिर अदर बैंक से लिया है या फिर इंडिया के बाहर से लिया है, तो वो प्रॉपर डिस्क्लोज होना चाहिए, बस ये पॉइंट लिखना होगा। लास्ट में है कैपिटल, तो एग्जामिन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल, इतना लिखो चलेगा, ठीक है। 5-6 पॉइंट इसके अपने को याद रखने होंगे बैंक से रिलेटेड, ठीक है। तो मैंने अभी क्या पढ़ाया तुमको भाई, बैंक का ऑडिट करने जाओगे क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखोगे? अंडरस्टैंडिंग द बैंक एंड इट्स एनवायरनमेंट, अंडरस्टैंडिंग अकाउंटिंग प्रोसेस, अंडरस्टैंडिंग करेंगे रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, फिर डिटेल्ड प्लान चेक करेंगे, मटेरियलिटी चेक करेंगे, बेसिल फ्रेमवर्क देखेंगे, और हमें कितना रिपोर्ट पर भरोसा करना है पुराने ऑडिटर और आरबीआई की रिपोर्ट पर, ये चेक करेंगे। फिर एडवांसेस और लोन चेक करेंगे, फिर कैश इन हैंड चेक करेंगे, आरबीआई के साथ बैलेंस है वो चेक करेंगे, अदर बैंक के साथ बैलेंस है वो चेक करेंगे, फिर फिक्स एसेट चेक करेंगे, और बोरोइंग्स कुछ है वो चेक करेंगे, और फिर कैपिटल है तो वो चेक करेंगे। एक एक लाइन इसके अंदर लिखना है। ये हो गया अपना कंप्लीट, बाकी चीज़ें कट कर दो, कुछ भी नहीं पढ़ना, हमारे हो गया चैप्टर कंप्लीट। अब हमारे पास सिर्फ 2 चैप्टर्स बचे हुए हैं, ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी और हमारा बचा हुआ है चैप्टर नंबर 20, ये ऑडिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये दोनों बहुत ईजी है ना, कुछ भी नहीं इनके अंदर, ठीक है। तो व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी मीनिंग, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये जो चीज़ें हैं इसको सब काटो, किसी काम की नहीं है, थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, सिर्फ रीड करके तुमको छोड़ना है, मैं ही करा देता हूँ कि कौन कौन से रिकॉर्ड्स कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंटेन करती है। तो भाई कैश बुक बनानी होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो स्टॉक रजिस्टर रखना होता है, एसेट का और इन्वेस्टमेंट का रजिस्टर रखना होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स का रजिस्टर रखना होता है, श्योरिटीज का रजिस्टर रखना होता है। सिर्फ इसको रीड कर लेना, हेडिंग हेडिंग हेडिंग, ठीक है।
और आने का, ये जनरल पॉइंट्स हैं, इनसे एमसीक्यू आने के चांसेस होते हैं, ये अपन बाद में पढ़ लेंगे। ये वाले पॉइंट्स एमसीक्यू के चांसेस होते हैं, ये मेन पॉइंट है, ये मेन क्वेश्चन है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन इससे बनता है। क्या है भाई लोग, इसको अपन पढ़ते फटाफट। सिंपल है कि ऑडिट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी का बताओ, मतलब तुमको इनकम और एक्सपेंडिचर का ऑडिट करना है तो तुम कैसे करोगे, तुम्हारी क्या ड्यूटी है, ठीक है। तो इनकम का जब तुम ऑडिट करने जाओगे, इनकम से जब तुम चीज़ें देखोगे, क्या क्या चीज़ें देखोगे, तो सबसे पहले बहुत इजी चीज़ें हैं। ऑडिटर शुड वाउच द रिसिप्ट ऑफ द कैश। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में कैश आया तो कैश चेक कर लो, ठीक है। कैश रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, जो भी रिसिप्ट है शेयर कैपिटल के रूप में भी पैसा आएगा, मेंबर्स शेयर कैपिटल के रूप में पैसा देंगे तो वो कैश में अगर जो भी आया वो चेक कर लो। किससे करेंगे, रजिस्टर ऑफ मेंबर, मेंबर का रजिस्टर बनेगा, भाई 20 मेंबर है, इन्होंने इतना 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 पैसा दिया, तो उससे चेक करो कितना कैश आया, ठीक है। कैश जितना हाथ में है उससे चेक कर लो। तीसरा है कैश रिसिप्ट अगेंस्ट द सेल शुड बी वाउच्ड विद द इनवॉइसेस इशू टू द कस्टमर। अगर कुछ भी सेल करता है, हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी कुछ सेल करती है, तो जो सेल हुई है उसको वाउच करेंगे, किससे करेंगे, हमारा इनवॉइस जो अपन ने इशू किया उससे कर देंगे, और अमाउंट जितना कलेक्ट किया उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर है चौथा पॉइंट, कैश रिसीव फ्रॉम मेंबर टुवर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस और देयर मेंटेनेंस शुड बी वाउच्ड विद द रजिस्टर ऑफ मेंबर। अगर कुछ भी कैश आता है रजिस्टर वो मेंबर से, तो उनके कुछ भी रीजन से आता है, भाई हाउस बनाने के लिए आया, कुछ भी बनाने के लिए, टीन शेड बनाने के लिए, किसी भी कारण से सोसाइटी के पास पैसा आया है, तो उसको अपन चेक करेंगे किससे, रजिस्टर ऑफ मेंबर से। तो ये 4 पॉइंट अपने इजी पॉइंट है भाई। कैश से रिलेटेड है, कैश 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 और कैश, कि भाई कोई भी रिसिप्ट आती है उसको वाउचिंग करो, उसको चेक करो, ठीक है। शेयर कैपिटल का पैसा आता है तो उसको चेक करो। तीसरा भाई कुछ भी चीज़ बेचते तो उसको चेक करो, और मेंबर से घर वर बनाने के लिए आया, कुछ भी चीज़ बनाने के लिए आया, किसके पास, सोसाइटी के पास, तो उसको चेक करो। ये कैश से रिलेटेड 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर से रिलेटेड 4 पॉइंट, 3 ही कर लेना बहुत है। ऑडिटर शुड वाउच ऑल द एक्सपेंडिचर विद रेफरेंस टू द ऑथराइजेशन फ्रॉम द मैनेजिंग कमेटी। अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कुछ भी खर्चा किया तो वो मैनेजिंग कमेटी से ऑथराइज होना चाहिए, सिंपल लिख देना अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। दूसरा लिखना है बिल जो रिसीव फ्रॉम द इंडिविजुअल पार्टी, किसी से बिल आया, कुछ खर्चा किया अपन ने, मतलब सामने वाले से बिल आया हुआ है तो इंडिविजुअल पार्टी ने, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल का पेमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट है, जो भी सामने से बिल आया उसके अगेंस्ट में हमने बैंक से ट्रांजेक्शन किया, बैंक से हमने सामने वाले को चेक दिया, तो काउंटर फॉइल से, काउंटर फॉइल ऑफ चेक का काउंटर फॉइल उससे चेक कर लो। काउंटर फॉइल क्या होती है, मैंने फोटो भी लगा रखा है भाई तुम्हारे लिए। चेक का काउंटर फॉइल क्या होता है, ये छोटू सा, ये चेक है, ये चेक इतने कट चुके हैं ना, तो ये काउंटर फॉइल होता है चेक का, ये 5-6 पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये कटे हुए चेक है, इससे चेक कर लो, है ना। या फिर दूसरा आप इस टाइप से भी लिख सकते हो कि भाई इंडिविजुअल पार्टी से जो बिल आया, बिल रिसीव फ्रॉम इंडिविजुअल पार्टी एंड इफ वी हैव पेड कैश देन वी शुड वाउच विद द काउंटर फॉइल रिसीव फ्रॉम दैट इंडिविजुअल पार्टी, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो। तीसरा और क्या लिख सकते हैं, ऑडिटर शुड वाउच द पेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम द लोन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू विद द बोरोवर मेंबर। क्या हुआ, किसी मेंबर ने अपने से लोन लिया, ठीक है, तो अपन ने पेमेंट दिया होगा लोन का डिसवर्स किया होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने पेमेंट दिया होगा लोन, मतलब लोन 10 लाख का लोन मेंबर ने लिया तो वो 10 लाख रुपए बैंक से दिया होगा, ठीक है। तो अपन किससे चेक करेंगे, बोरोवर मेंबर के एग्रीमेंट से, कि भाई इसको 10 लाख का लोन दिया तो एग्रीमेंट बना होगा 10 लाख का, वो चेक कर लो, मेंबर के मेंबर के पास एग्रीमेंट होगा तो उससे आप चेक कर सकते हो। तो ये एक्सपेंडिचर रिलेटेड 3 पॉइंट हो चुके हैं अपने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है तुमको 7 मार्क्स में कि भाई तुम कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट कर रहे हो तो उससे रिलेटेड आप कैसे क्या चीज़ें चेक करोगे वो बताओ। तो ऑडिट ऑफ इनकम से रिलेटेड 3-4 पॉइंट चेक कर लेना, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड 3-4 पॉइंट चेक कर लेना। इनकम में क्या आएगा भैया, कैश कितना रिसीव हुआ, ठीक है, सेल से कितना कैश रिसीव हुआ, या फिर मेंबर ने शेयर कैपिटल से पैसा दिया वो चेक कर लो। लास्ट में मेंबर्स ने किसी भी रीजन से घर बनाने कुछ भी बनाने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को पेमेंट दिया वो चेक कर लो। खर्चे में जाते तो भाई सामने वाली इंडिविजुअल पार्टी ने कुछ अपने को पैसा दिया, या फिर अपन ऊपर वाले जो पॉइंट होते थे पेमेंट रिलेटेड कि अपन ने पेमेंट दिया किसी को, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाईफाई के बिल, वो वाली लाइन में आप उठा के लिख सकते हो। इंडिविजुअल पार्टी ने बिल दिया उसका अगर उसमें पेमेंट किया गया तो वो चेक कर लो, ठीक है। और लोन का पेमेंट किया गया मेंबर को तो लोन एग्रीमेंट से चेक कर लो, ठीक है। ये था अपना चैप्टर नंबर 19। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू के पॉइंट है, अभी मैं थोड़ी देर बाद पढ़ाता हूँ, पहले ये चैप्टर और कंप्लीट कर लेते हैं। ऑडिट ऑफ लोकल सेल्फ हेल्प गवर्नमेंट, इसमें एक ही क्वेश्चन है, इसको काट दो। जो अपनी लोकल गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट बोले तो पंचायत हो गया अपना, या फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, ठीक है, नगर परिषद, नगर पंचायत, तो उनका जब ऑडिट करोगे तो क्या क्या चीज़ें चेक करोगे, ये 7 पॉइंट अपन चेक करेंगे। क्या, अपॉइंटमेंट,
पार्षद हुआ या फिर सरपंच हुआ, इनको अपॉइंटमेंट किया, अच्छे से अपॉइंट हुआ कि नहीं रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से, फिर इनके रूल्स रेगुलेशन चेक करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे, ग्रांट चेक करेंगे, फ्रॉड व्रॉड है तो वो चेक करेंगे, फंड कितना आया वो चेक करेंगे। ये पॉइंट्स मेरे को चाहिए है याद, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्या होगा भैया, एंश्योर करना दैट द अपॉइंटमेंट इज एज पर रेगुलेशंस ऑफ द लोकल बॉडी। किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया गया, सरपंच को किया गया या फिर पार्षद को किया गया, किसी को भी अगर आप अपॉइंट करते हो तो रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से आपको अपॉइंट करना है। पहला पॉइंट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हो गया है। दूसरा पॉइंट है भाई रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड, मतलब ऑब्टेन अ डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट गवर्न्स द ऑपरेशन, रुको रुको रुको, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गवर्निंग बॉडी, ये लिख दो, नहीं ऑफ लोकल बॉडी, ऑफ लोकल बॉडी, ठीक है। इतना लिखो चल जाएगा, कुछ भी मत लिखो आगे का। क्या करना है अपने को, रूल्स एंड रेगुलेशंस का ज्ञान ले लो, पढ़ लो, एक बार समझ लो क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस इस पर लगते हैं, वो समझ लो, उसके हिसाब से अपन ऑडिट करेंगे। फिर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है, कंसल्ट करना होगा अपने को डॉक्यूमेंट्स, कंसल्ट द डॉक्यूमेंट मिनट्स और रेजोल्यूशंस ऑफ वेरियस मीटिंग एट द डिफरेंट कमेटी। जो भी कमेटीज होंगी वो भाई मीटिंग वगैरह हो रही है उनकी, तो मिनट्स वगैरह चेक कर लो, ठीक है। कंसल्ट कर लो डॉक्यूमेंट और मिनट्स की, जो मिनट्स में इन्होंने डिसाइड किया है वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कंसल्ट करना है, बातचीत करना है, भैया ये जो चीज़ें लिखी थी तुमने किया कि नहीं किया, है ना, तुमने काम किया कि नहीं किया, डॉक्यूमेंट। फिर है ग्रांट, जो ग्रांट आती है गवर्नमेंट ने, एमपी गवर्नमेंट ने ग्रांट दी है पंचायत को, तो चेक द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रांट, एप्रोप्रिएट ऑथराइजेशन बीइंग मेंटेन, थॉट आउट एंड एडुकेसी ऑफ अकाउंटिंग। अपन क्या लिख सकते हैं, ग्रांट लिखो, ग्रांट लिखो, डायरेक्टली लिखो, चेक द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रांट बाय दी लोकल बॉडी, इतना लिख दो चलेगा, बाय दी लोकल बॉडी। भाई जो इनको ग्रांट मिली थी वो इन्होंने यूटिलाइजेशन अच्छे से किया कि नहीं किया गया, ठीक है। फिर है फ्रॉड, फ्रॉड से रिलेटेड अपने को क्या दिमाग में रखना है भाई, फ्रॉड लिखना है। फिर इन्वेस्टिगेशन इन एरियाज वेयर पोटेंशियल फ्रॉड्स सच एज रेवेन्यू कलेक्शन, ऐसा लिखो, अप्लाई इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन इन एरिया विथ पोटेंशियल फ्रॉड्स, इतना लिख दो चलेगा। क्या लिखना है अपने को, अप्लाई करना इन्वेस्टिगेशन को इन एरिया वेयर पोटेंशियल फ्रॉड, जहां पे अपने को फ्रॉड दिखने के चांसेस होते हैं वहां पे अपने को डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करना होगा। लास्ट वन है फंड, वेदर देयर इज अ प्रोविजन ऑफ फंड, एंश्योर दैट द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फ्रॉम द प्रोविजन एंड द सेम हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन ऑफ फंड, फॉर एग्जाम्पल नाली गटर साफ करने के लिए अमाउंट आया हुआ है, प्रोविजन ऑफ फंड बना रखा हुआ है 10 लाख रुपए का, भाई अपने को गटर साफ करने के लिए, नाली साफ करने के लिए 10 लाख रुपए यूज़ करना है, तो सिंपल है कि वो 10 लाख रुपए से वो पैसे का हम सही यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर अथॉरिटी की बात कर रहे हैं कि नहीं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बोलेगी हाँ भाई 1 लाख रुपए इस गटर को साफ करने के लिए दे दो, तो तुमने दिया कि नहीं दिया क्या, ये हो चुके अपने सारे के सारे पॉइंट्स, 6 के 6 पॉइंट्स हैं, ठीक है। मेजोरिटी बताऊँ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट अच्छे से हुआ कि नहीं, रूल्स रेगुलेशन अच्छे से समझ लो। तो डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट्स में लिखा, मिनट्स में जो लिखा गया वो एक बार कंसल्ट करो, बात करो कि भाई तुमने चीज़ें चेक की कि ओ तुमने काम किया कि नहीं किया गया। फिर ग्रांट है, अच्छे से यूटिलाइजेशन हुआ ग्रांट का कि नहीं हुआ। फ्रॉड, डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करना होगा फ्रॉड का कि किस एरिया में फ्रॉड हो सकता है, वहाँ अच्छे से गहराई से इन्वेस्टिगेट करो। फिर फंड, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, प्रोविजन ऑफ फंड बना रखा है, अच्छे से प्रोविजन ऑफ फंड से ही पैसा यूज़ किया गया या फिर नहीं किया गया। ये हमारे सारे के सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, है ना, विद इन 1 आवर। तो ये जितने भी क्वेश्चंस थे, कीवर्ड मैंने तुमको बता दिया, अपॉइंटमेंट, रूल, डॉक्यूमेंट, ये आना जरूरी है, और अंदर के थोड़े बहुत ऊपर नीचे करोगे तो भी चल जाएगा, है ना। अब मेरे एमसीक्यू का थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से आ सकता है, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी किससे गवर्न होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक 1912 से, ठीक है भाई। अब कुछ जनरल पॉइंट्स से क्या होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, क्या दे रखा हुआ भाई, रिस्ट्रिक्शन ऑन शेयर होल्डिंग, कोई भी मेंबर है तो वो 20% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग नहीं रख सकता। फॉर एग्जाम्पल हमारी क्या बोलते हैं अपनी सोसाइटी है, इसके पास टोटल शेयर 200 हैं, तो इसका सिर्फ 20% मतलब 40 शेयर ही एक मेंबर रख सकता है। 20% मैक्सिमम 20% से ऊपर कोई भी शेयर होल्डर शेयर्स नहीं रख सकता। और दूसरी कंडीशन इसमें होती है कि वैल्यू 1000 रुपये से ऊपर तक के शेयर नहीं होने चाहिए। मतलब वैल्यू में अगर अपन बात करें 1000 रुपये से ऊपर तक का, 1000 से ऊपर रुपए वैल्यू से ऊपर के किसी के पास शेयर नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल भाई 20% कितना होता है, 40 होता है, ठीक है। अब अपन ने क्या बोला गया, पर शेयर वैल्यू 10 है, तो मैंने बोला 400 रुपये तक के अपने पास शेयर है। अब पर शेयर वैल्यू मैं बोलता हूँ 100 रुपये की है,
मेरे पास कितने शेयर है, 40 शेयर है, पर शेयर वैल्यू 100 है, तो ये होगा 4000। तो मैं 4000 की वैल्यू के शेयर नहीं रख सकता, मुझे अपनी वैल्यू कम करनी पड़ेगी, मतलब 1000 रुपए से ऊपर के शेयर मैं नहीं रख सकता। और 20% से ज्यादा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर की बात करें कि भाई अगर अपने पास कोऑपरेटिव सोसाइटी उसके बाद 1000 शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर में 1000 शेयर्स वो इशू कर रही है, तो 20% तक शेयर मैं रख सकता हूँ। और वैल्यू की बात करूँ तो 1000 रुपए से ऊपर के शेयर नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि उनका सिंपल है भाई, एक व्यक्ति डोमिनेट ना करे कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर। तो ये लिमिट याद रखना, 20% से ऊपर नंबर ऑफ शेयर्स में नहीं रख सकता। एंड लगा हुआ है कि 1000 रुपए से ऊपर 1000 रुपए से ऊपर के वैल्यू के शेयर नहीं रख सकता, पहली कंडीशन, ठीक है, इसको याद रखो। फिर लोन के ऊपर बात किया गया, लोन में क्या बोला गया भैया, आ रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी लोन दे सकती है उसके मेंबर्स को विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार, इट में ग्रांट लोन टू अदर रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑल्सो। लोन कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर को लोन दे सकती है और दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे सकती है, मेंबर के अलावा किसी को लोन नहीं दे सकती। तीसरा पॉइंट क्या है, बोरोइंग्स के ऊपर, बोरोइंग्स के ऊपर बोला कि भाई किसी से भी तुम उधार ले सकते हो, मेंबर से भी ले सकते हो, नॉन मेंबर से भी उधार ले सकते हो, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट इन फंड, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी इन्वेस्ट करेगी तो कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती है, तो भाई सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक, जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उनमें कर सकती है, ठीक है। कोई भी सिक्योरिटी जो कि इंडियन ट्रस्ट में बोला गया, इंडियन ट्रस्ट में बोला गया भाई गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड, स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड हो गया, एनएचआई के बॉन्ड, मतलब गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि सेफ होते हैं। तीसरा है कोई भी शेयर्स में, सिक्योरिटीज में, बॉन्ड्स में, डिवेंचर्स में ऑफ एनी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी विद लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब कोई भी शेयर ले सकते हो, सिक्योरिटीज ले सकते हो, किसके, कोऑपरेटिव सोसाइटी के। तुम इंडियन स्टॉक मार्केट के शेयर नहीं ले सकती कोऑपरेटिव सोसाइटी, इस बात का ध्यान रखना। चौथा है किसी भी बैंक में इन्वेस्ट कर सकती है और किसी पर्सन को इन्वेस्ट कर सकती है जो कि बैंकिंग बिजनेस कर रहा है, ठीक है भाई। हाँ, मतलब मैं बोल सकता हूँ बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। शेयर सिक्योरिटीज किसके, कोऑपरेटिव सोसाइटी के ले सकते हो। तीसरा है भाई कोई भी सिक्योरिटी है बैंक मतलब गवर्नमेंट ने इशू की सिक्योरिटी, उसमें ही कर सकते हो, शेयर वगैरह में नहीं कर सकते हो इन्वेस्टमेंट। चौथा है भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर कोऑपरेटिव बैंक में इन्वेस्ट करना है तो कर सकती है, इसके अलावा कहीं भी कोऑपरेटिव सोसाइटी इन्वेस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में क्या होता है भाई, जितना भी प्रॉफिट होता है उसका 25% अपने को रिजर्व में डालना होता है, रिजर्व में डालना होता है, रिजर्व फंड में डालना होता है, कितना, एटलीस्ट मिनिमम 25%। टोटल प्रॉफिट है उसका 25% तुमको रिजर्व फंड में डालना होगा। अब इसको कम भी कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलती नहीं मुझे कम करना है, 25% प्रॉफिट नहीं डालना है, मेरे को कम डालना है, तो बोला गया भाई तुम एटलीस्ट 10% तक डालो, मिनिमम बोला गया, एटलीस्ट तुम कम करो तो 10% तो तुमको डालना पड़ेगा। और ये लिमिट कम कैसे होगी, रजिस्ट्रार से एक बार आपको परमिशन लेनी होगी, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रार में रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट ट्रांसफर, ये 25% से रजिस्ट्रार बोलता है भाई चलो 15% कर देना चलेगा, चलो 12 कर देना तो भी अपन चलेगा, चलो 10 कर देना तो भी चलेगा, लेकिन 10 से नीचे नहीं अलाउडेड है। रजिस्ट्रार बोले 9% कर दो तो नहीं चलेगा, 10 से नीचे अलाउडेड ही नहीं है। एटलीस्ट 10% अपने नेट प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होगा उसको सोसाइटी को रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना ही होगा। और ये 25% से अगर तुम कम करते हो तो एक बार रजिस्ट्रार से परमिशन लेना होगा, रजिस्ट्रार बोलेगा 25% से कम करना तो ही अलाउडेड है, इसके अलावा आप अलाउडेड नहीं हो, ठीक है। फिर कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल पर्पस, हाँ रजिस्टर्ड सोसाइटी को एटलीस्ट नॉट मोर देन 10%, ठीक है। क्या बोला गया है कि अगर चैरिटी करना है भाई, दान देना है किसी को, कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर दान देना चाहती तो अप टू 10% ऑफ नेट प्रॉफिट दे सकते हो आफ्टर ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। रिजर्व फंड में फॉर एग्जांपल 1000 रुपए है तुम्हारा प्रॉफिट, तो इसमें 25% तुमने रिजर्व फंड में डाला, बचा कितना 750, तो इसका तुम अप टू 10% 75 ये डाल सकते हो तुम किसमें, चैरिटी कर सकते हो, इससे ज्यादा तुम चैरिटी के लिए नहीं हो एलिजिबल, ठीक है बस। और क्या है नेक्स्ट वन, हु इज द ऑडिटर, ऑडिटर कौन हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट कर सकता है। दूसरा है पर्सन हु हैज अ डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव अकाउंट, भाई गवर्नमेंट की छोटी छोटी डिप्लोमा होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव अकाउंट में, मतलब गवर्नमेंट के छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, डिप्लोमा वगैरह दिलाते, वो तुम डिप्लोमा ले लो तो उसका तुम ऑडिट कर सकते हो, ठीक है। और फिर है ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, मतलब यूपीएससी एमपीपीएससी क्लियर करके आया हुआ बंदा, उसको गवर्नमेंट बोलेगी भाई तू ऑडिटर है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो वो ऑडिट कर सकता है ना जी, ठीक है भाई। बाकी कुछ भी नहीं है। हाँ, और एक पॉइंट और ये है, ऑडिटर शुड क्लासीफाई ओवरड्यूज डेट फ्रॉम 6 मंथ टू 5 ईयर और मोर एंड रिपोर्ट टू मेंबर। क्या बोला गया, जब मैं ऑडिट करने गया कोऑपरेटिव सोसाइटी का तो 6 मंथ या उससे ज्यादा किसी व्यक्ति ने पेमेंट नहीं दिया था, डेट था,
मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लिया, उसने चुकाया नहीं लोन, 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है, तो अपने को, अगर मैं ऑडिटर हूँ तो मेरे को मेंबर्स को, सभी को मेंबर को बताना होगा कि इस व्यक्ति ने, आपके इस मेंबर ने 6 महीने से ज़्यादा हो गया है, आपका लोन का पेमेंट नहीं किया, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोन का पेमेंट नहीं किया गया। ये एमसीक्यू वगैरह के लिए था, बाकी सारी चीज़ें मैंने तुमको पढ़ा दी हैं दोस्त। चलो भाई, यही सब चीज़ें थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। चलो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। कोई भी दिक्कत होती है, मेरा नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है 7999931761, आप इस पर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाओ चैनल को, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके जाओ, और लाइक भी करके जाना, और शेयर करके तो जाना ही जाना, अपने दोस्तों को बताओ भाई, 1 घंटे के अंदर 10 मार्क्स आपके यहीं से कवर्ड होने वाले हैं, अच्छे से पढ़ लेना, है ना। चलो बाय बाय, कोई दिक्कत हो तो बताना।